अस्सलाम वालेकुम। 16वीं सदी के अतालवी हकीम सियासियात मैकियावेली ने कहा था कि जंग शुरू तो मर्जी से की जाती है, इसका खात्मा मर्जी से नहीं किया जा सकता। मैकियावेली का यह उसूल दुनिया के हर हुक्मरान और जर्नैल को मालूम है, मगर कम है जो इस पर अमल करते हैं। दुनिया में ऐसे कई ताकतवर गुजरे हैं जो अपनी बेपनाह ताकत की झोंक में जंग तो छेड़ बैठे, मगर इसे अपनी मर्जी से ख़त्म नहीं कर पाए। तारीख में जो भी ताकतवर हुक्मरान इस उसूल को भूल गया, जंग ने उसे याद ज़रूर करा दिया। दुनिया में जंगें सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जाती, बल्कि इनकी तह में कोई उसूल या तज्जिया काम करता है। उसूल और तज्जिये की गलती जंग को ऐसा रुख देती है जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होता। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की मुश्तरका जंग इसी तरह के अंदाजों के साथ शुरू हुई। दुनिया के अक्सर मुबस्सिरीन ये समझ रहे थे कि ईरान चंद दिन से ज़्यादा नहीं ठहर सकेगा, इसके मिसाइल मराकज़ तबाह हो जाएंगे, इसकी क़यादत को निशाना बनाया जाएगा और इसका सियासी निज़ाम भी बैठ जाएगा। लेकिन जंग के 12 दिन गुजर जाने के बाद अब दुनिया एक मुख्तलिफ मंजर देख रही है। ईरान न सिर्फ खड़ा है, बल्कि इसने अपने मुखालिफिन के लिए एक ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी है जिसमें जंग के मकासद ही सवाल बन गए हैं। ये सवाल अब खुद अमेरिका में उठने लगे हैं। अमेरिकी कांग्रेस के अरकान को गुज़श्ता रोज़ जब इस जंग के बारे में खुफिया ब्रीफिंग दी गई तो कई सेनेटरों ने साफ अल्फाज में कहा कि जंग की हिकमत अमली वाज़े नहीं है। उनके बकौल अमेरिकी हुकूमत की ईरान के खिलाफ जंगी पॉलिसी गैर मरबूत दिखाई देती है। एक सेनेटर ने ब्रीफिंग से बाहर आते ही कहा कि ये लोग अरबों डॉलर झोंक रहे हैं, अमेरिकी फौजी जंग का ईंधन बन रहे हैं और नतीजा ये निकल रहा है कि अमेरिका की ज़्यादा मुखालफत करने वाली हुकूमत ईरान में आ जाएगी। एक सेनेटर ने ब्रीफिंग के बाद कहा कि जंग दूसरे हफ्ते में पहुंच चुकी है और ट्रंप इंतजामिया को इसके शुरू करने का मकसद ही मालूम नहीं। इन सवालात की वजह यह है कि ब्रीफिंग में हुकूमत की तब्दीली को जंग का हदफ करार दिया गया, न जौहरी प्रोग्राम के मुकम्मल खात्मे को। गोया मशरक़ वुस्ता आग में झोंक दिया गया है, मगर सबब कोई नहीं जानता। ईरान की इस जंग का माली पहलू भी जल्द ही आश्कार हो गया है। इस वक्त जंगों के अखराजात का हिसाब किताब करने वाले अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये जंग अमेरिका को $1 अरब रोज़ाना की पड़ रही है और 10 दिनों में $10 अरब खर्च किए जा चुके हैं। ये $10 अरब कितने हैं, इसका अंदाज़ा यूं लगाइए कि पाकिस्तान का कुल दिफाई बजट $9 अरब है। इस जंग में शायद ईरान की ये सबसे बड़ी फतह है कि वो $1 लगाता है तो अमेरिका को इसके मुकाबले में $200 लगाना पड़ रहे हैं। यानी $20,000 के ड्रोन को रोकने के लिए $40 लाख का मिसाइल अमेरिका की तरफ से इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा वो ईरानी ड्रोन और मिसाइल जो अपने हदफ तक पहुंच जाते हैं, उनसे होने वाला नुकसान अलग है। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश का जो तावान खलीजी मुल्कों को भरना पड़ रहा है, वो इस सबसे अलहदा है। इसराइल ने ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना शुरू किया था तो ईरान ने खलीजी मुल्कों में भी तेल की तनसीबात पर हमले शुरू कर दिए। अब ईरान के एक बैंक पर हमला हुआ है तो ईरान के पासदाराने इनकलाब ने खित्ते में काम करने वाली अमरीकी और इसराइली कंपनियों को भी अपने अहदाफ में शामिल कर लिया है। ईरान की कोशिश है कि इस जंग को अमरीकी, इसराइली और अरब मईशत के लिए इतना महंगा बना दे कि वो खुद ही इसे बंद करने के लिए तैयार हो जाए। जंग के पिछले 12 दिनों में ईरान अपना यह हदफ मुसलसल हासिल किए चले जा रहा है। मशरक़ वुस्ता ऐसा खित्ता है जहां कोई भी तसादुम महदूद नहीं रहता, बल्कि पूरे खित्ते में फैल जाता है। इस बार भी यही देखा जा रहा है कि ईरान ने कामयाबी से इस जंग को कुवैत से लेकर अमान तक फैला दिया है। 1500 किलोमीटर के इस फासले में तेल की दौलत से माला माल सारे मुल्क आ जाते हैं और इन सभी मुल्कों में अमरीकी अड्डे मौजूद हैं। इस वक्त खलीज के सभी ममालिक अपनी ज़मीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं, लेकिन इन ममालिक में अमरीकी अड्डों की मौजूदगी उन्हें ईरान का हदफ बना रही है। ये ऐसा तजाद है जो अमरीका के लिए नाकाबिले तसव्वुर था। इसके साथ साथ इन मुल्कों में गिरने वाला हर मिसाइल या ड्रोन इस खित्ते में अमेरिका के दिफाई निज़ाम की नाकामी का ऐलान भी करता है। सियासी तौर पर किसी भी खलीजी मुमलकत के लिए यह आसान काम नहीं कि वो अमेरिका और इसराइल की ईरान के खिलाफ मुश्तरका जंग में बरह रास्त हिस्सा ले। इसकी वजह यह है कि ऐसा करने की सूरत में ये इसराइल के साथ एक ही सफ़ में दिखाई देंगे। ये ऐसा मामला है जो मौजूदा तनाजुर में गैर मामूली तौर पर नाजुक हो जाता है। इसकी नज़ाकत ही दरअसल इन ममालिक को जंग में बरह रास्त हिस्सा लेने से रोके हुए है। अमेरिका ने जंग शुरू करने से पहले इस अहम मामले पर शायद तवज्जो ही नहीं दी थी। ईरान पर अमेरिकी इसराइली हमले के दोनों अतराफ को नुकसानात अपनी जगह, लेकिन इसका कोलेटरल डैमेज यानी ज़मीनी नुकसान अक़वाम मुत्तहिदा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस इदारे की अहमियत ही ख़त्म करके रख दी है। अगरचे पहले भी इस आलमी इदारे का किरदार मुशावरत से ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन ईरान पर हमले के बाद तो इसकी रही सही हैसियत भी ख़त्म हो गई है। अब दुनिया में बासर लोग इस इदारे की बेतौकीरी को देखते हुए इसका सदर दफ्तर अमेरिका से बाहर मुंतकिल करने की बात कर रहे हैं। इसमें इस्लाहात का मुतालबा तो पहले से ही था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी इज्जत ही खाक में मिला दी है। इसकी कमजोरी का आलम यह है कि मशरक़ वुस्ता इस वक्त जंग की लपेट में है और इसके सदर दफ्तर से तशवीश का इजहार भी मुनासिब तरीके से नहीं हुआ।
ایران امریکہ جنگ کا نتیجہ تو بھی دور کی بات ہے، لیکن اس جنگ میں اقوام متحدہ کی قدر و قیمت مکمل طور پر جاتی رہی ہے۔ افسوس کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جس ادارے کو دنیا میں جنگ روکنے کے لیے بنایا گیا تھا، وہ آج ایک بڑی جنگ کے سامنے تقریباً خاموش کھڑا ہے۔ اس جنگ میں آبنائے ہرمز کی بندش نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اس بندش کے اثرات دنیا کے ہر شخص اور ہر حکومت پر پڑ رہے ہیں۔ ایران نے آج آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھانے کی کوشش کی، جسے امریکی دعوے کے مطابق ناکام بنا دیا گیا ہے۔ امریکی صدر کے مطابق ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھانے والی کشتیوں کو تباہ کر دیا گیا۔ بارودی سرنگ کو سمندر میں غریب آدمی کا ایٹم بم کہا جاتا ہے۔ بحری ماہرین کے مطابق اگر ایران نے ایک بار ہرمز میں یہ سرنگیں بچھا دی تو انہیں نکالنے یا ناکارہ بنانے کے لیے طویل عرصہ لگ سکتا ہے۔ فی الحال ایران نے سرنگیں بچھانے کا اعلان نہیں کیا، البتہ اس کی پاسداران انقلاب فوج کی طرف سے اعلان ہوا ہے کہ آبنائے ہرمز سے امریکہ، اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کے لیے تیل گزرے گا، نہ ان کے جہاز گزر سکیں گے۔ یہ اعلان پاسداران کے سابقہ بیان سے کچھ مختلف ہے، جس میں انہوں نے 1 لیٹر تیل بھی نہ گزرنے دینے کا اعلان کیا تھا۔ اس نئے بیان کے بعد اس مفروضے میں کچھ وزن دکھائی دیتا ہے کہ ایران چین یا جنگ میں شریک نہ ہونے والے ملکوں کے لیے آبنائے ہرمز کھول سکتا ہے۔ یہ امکان اس لیے بھی پیدا ہو رہا ہے کہ دنیا میں خفیہ ایجنسیوں کے سابقہ اہلکار اب بتا رہے ہیں کہ چین ایران کو اپنے سیٹلائٹ سسٹم بائیڈو تک رسائی دے رہا ہے۔ چین کا یہ نظام امریکہ کے گلوبل پوزیشننگ سسٹم یعنی GPS کا مقابلہ کرتا ہے۔ اس کی مدد سے جنگ میں اہداف کا تعین آسان ہو جاتا ہے اور حقیقی وقت میں فوجوں کی نقل و حرکت کا پتہ چلایا جا سکتا ہے۔ چینی بائیڈو دنیا بھر میں 45 مصنوعی سیاروں کا نیٹ ورک ہے، جبکہ GPS کے پاس 24 سیٹلائٹس ہیں۔ فرانس کی خفیہ ایجنسی کے ایک سابق اہلکار نے بتایا ہے کہ جون 2025 میں ایرانی میزائلوں کے نشانے پر لگنے کی شرح کم تھی اور موجودہ جنگ میں یہ میزائل اپنے ہدف تک پہنچ رہے ہیں۔ درست نشانہ لگانے کی اضافی صلاحیت دفاعی ماہرین کے نزدیک چین کی مدد سے ممکن ہوئی ہے۔ اگر ایران کی بائیڈو تک رسائی کے اندازے درست ہیں تو پھر جلد ہی چینی جہازوں کا آبنائے ہرمز سے گزرنا حقیقت بن جائے گا۔ اس کا سیدھا سا مطلب ہوگا کہ چین بالواسطہ اس جنگ کا فریق بن گیا ہے، جو اس جنگ کو بدل کر رکھ دے گا۔ اس کے بعد یہ جنگ امریکہ کی مرضی سے ختم نہیں ہوگی۔ شکریہ۔